हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। आई एम सोनिया जसवाल, पीजीटी मैथमेटिक्स। तो कल आपका पेपर है, कैसी है आपकी प्रेपरेशन? मैंने आपको पहले 4 मॉक टेस्ट आपको करवा दिए। आज एक आपका लास्ट 5th मॉक टेस्ट है जो आपके लिए हेल्पफुल होगा कल के एग्जाम के लिए। तो आप अपने प्रीवियस जो 4 मॉक टेस्ट मैंने आपको करवाए थे वो भी आप अच्छे से करना, और ये वाला मॉक टेस्ट भी जो आज आप मैं आज आपको सॉल्व करवाऊंगी। और बाकी कोई भी आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए या आरआईएमसी के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, कोई प्रेपरेशन करना चाहते हो, तो आप हमारे स्कूल में विजिट करिए, ज्योमेट्री स्कूल। चलिए बेटा, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स? कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल का इसमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? यू नो दैट वी हैव 5 क्राइटेरिया टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, SAS, ASA, SSS, RHS, है ना। लेकिन इसमें से कौन सा क्राइटेरिया जो नहीं है वो है आपका SSA। ओके, क्योंकि ये क्या है, साइड एंगल साइड होता है, एंगल साइड एंगल भी होता है, साइड 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 भी होता है, और फोर्थ होता है हमारा RHS। लेकिन ये हमारा क्राइटेरिया नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC। ये आपकी ट्राइंगल हो गई ABC। बेटा पॉज करेंगे साथ साथ वीडियो, और आप अपना आइडिया लगाइए, सॉल्व करिए, इसको बताइए मुझे इसका आंसर क्या आया। ओके स्टूडेंट्स, साथ के साथ क्वेश्चन करने हैं, मैंने क्वेश्चंस नहीं करने, ये आपने करने हैं। ये आपका लास्ट मॉक टेस्ट है मेरे साथ, ताकि आप इसको करके आपको पता चल सके कि कल आप कैसा एग्जाम करोगे। ओके स्टूडेंट्स, यस, ये आपको दे दिया, ए बी इज इक्वल टू AC गिवन है, एंगल बी इज 50 डिग्री, एंगल बी इज 50। तो ऑब्वियस सी बात है, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन टू एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो एंगल सी भी क्या होगा, इक्वल। कितना हो जाएगा सी भी, 50। तो 50 इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू BC, एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्री, देन फाइंड एंगल ABC, BC इज इक्वल टू AB। ओके, BC किसके इक्वल है, AB के। इन ट्राइंगल ABC, BC इज इक्वल टू AB एंड एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल B कितना है 80, देन फाइंड द एंगल A। अभी अभी मैंने आपको बताया ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल X किसके इक्वल होगा, एंगल C के, बिकॉज यही साइड के ऑपोजिट एंगल्स है। लगा दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम होता है 180, तो इट मीन्स ये भी 50 होगा, ये भी 50 is the correct answer. Now next question, in triangle PQR, R is equal to P and QR is equals to 4। ये बना दी मैंने PQR, ठीक है। एंगल R इज इक्वल टू एंगल P, ये एंगल इसके इक्वल है। अब QR आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर एंड PR आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ PQ। तो कैसे करेंगे PQ की लेंथ? अब आपको एंगल P किसके इक्वल है, R के। अगर एंगल P R के इक्वल है तो ऑपोजिट साइड के एंगल भी तो इक्वल होते हैं। अगर ऑपोजिट एंगल इक्वल है तो उसका कन्वर्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। इट मीन्स QR किसके इक्वल होगा, PQ के। तो PQ भी कितना आ गया आपका, 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, 2 sides of a triangle are of length 5 and 1.5. The third side not is equal to, cannot be equal to, क्या नहीं हो सकती थर्ड साइड? अब आपको पता है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि 5 की 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। जैसे ये आ गया 6.5, ठीक है।
ऐसे ही 1.5 अगर मैं 3.4 लेती हूँ तो क्या आएगा, इनको ऐड करके ये आ जाएगा आपका 4.9। क्लियर। अब जैसे सपोज मैंने ये लिया, देखो आपकी एक साइड 5 है, एक 1.5 है, लेकिन आपको पता है ट्राइंगल तभी कंस्ट्रक्ट हो सकती है अगर उसकी टू साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड के इक्वल हो, ग्रेटर हो। अब देखो यहां मैं इन दो साइड को ऐड कर रही हूं, मैंने ली 3.4 ऑप्शन से उठाया और एक साइड ले ली 1.5। इनको जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास आया 4.9, बट ये तो लेस आ गया 5 से, क्योंकि थर्ड साइड तो हमारी फिक्स्ड है ना 5, ये तो लेस आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3.4 जो है उसने पूछा कौन सी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3.4 इज द करेक्ट आंसर, कि जो 3.4 है वो थर्ड साइड नहीं हो सकती, बिकॉज 3.4 और 1.5 को जब आप ऐड कर रहे हो तो 4.9 आ रहा है, जो क्या है लेस देन 5, जबकि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। गॉट इट। चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से समझ के करने हैं क्वेश्चंस, क्या पता कल इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आ जाएं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ, मतलब आपके पास दो ट्राइंगल है ए बी सी डी ई एफ। क्लियर। अब उसने बोला क्या है, ए बी इज इक्वल टू, ए बी जो है वो किसके इक्वल है, एफ डी, ए बी एफ डी के इक्वल है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी के इक्वल है। तो उसने बोला एस एस लगानी है, तो अब कौन सी साइड किसके इक्वल होगी, अगर ये साइड इसके इक्वल हो जाए तब लगेगा एस एस, है ना, क्योंकि दो साइड्स के बीच का एंगल होता है। तो ए सी इज इक्वल टू डी ई, तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। if a% of discount, if a% is the discount percent of mark price x, then discount is, a% क्या है, डिस्काउंट परसेंट किसका, मार्क प्राइस आपका x है, तो डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, यही होता है या नहीं। अब डिस्काउंट परसेंट आपको दे रखा है कितना, इफ a% यानी a इंटू क्या हो जाएगा, सीपी, सीपी क्या है x अपॉन 100, यही आएगा ना डिस्काउंट, फिर तो आ जाएगा आपका x इंटू ए अपॉन 100, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट 4, calculation of interest compound half yearly keeping the principal same, which one of the following is true। हाफ ईयरली के लिए आपको पता है कि जब हाफ ईयरली होता है, ये स्टूडेंट्स साथ साथ आप आंसर कर रहे हैं, मैंने जैसे कि आपको पहले से ही स्टार्टिंग फर्स्ट मॉक टेस्ट से इंस्ट्रक्शंस दी थी कि ये 50 क्वेश्चंस आप पोज कर करके मेरे साथ करेंगे और फिर आप मेरे एनालिसिस के थ्रू आंसर चेक करोगे और मुझे मार्क्स सेंड करोगे कि आपने कितना स्कोर किया। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे बार बार बोलना ना पड़े, तो आप साथ के साथ उसको पोज करिए वीडियो को और क्वेश्चन करिए। अब देखो इसको आपको दे रखा है हाफ ईयरली, तो आपको पता है हाफ ईयरली में हम प्रिंसिपल को कुछ नहीं करते, बट क्या करते हैं हम टाइम को क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड, नहीं 2 से मल्टीप्लाई, टाइम को आप क्या करते हो डबल और रेट को क्या करते हो हाफ, टाइम को डबल कर देते हैं और रेट को हाफ कर देते हैं। तो कौन से ऑप्शन में, हाफ द गिवन रेट एंड डबल द नंबर ऑफ ईयर्स। इज इट क्लियर। तो ये होता है हाफ ईयरली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ भी आ सकता है बेटा, ये ऑप्शंस नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको बताना था कि इसमें से x की वैल्यू निकालनी आ जाती है। अब आपको पता है अगर बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट, 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 20, रूट को हटाने के लिए 1/5 लगा देते हैं हम। इज इट क्लियर। तो कितना आ गया 5 4 ज़ा 20,
तो ये आ गया 2 की पावर 4x इज इक्वल टू, यहाँ 2 आएगा, 2 की पावर 4। इज इट क्लियर? तो 4x इज इक्वल्स टू 4, देन x इज इक्वल टू 1। ऐसे आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? सेम एज यहाँ पे क्या होगा, 2 3 ज़ा 12, तो ये आ गया 12 इज इक्वल टू 2x, बिकॉज बेस सेम तो पावर्स इक्वल, तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 6। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आपको पता है 5/3 का क्यूब हो गया ये, तो इसको क्या किया जाए, इधर 3/5 है, अगर मैं इस टर्म को 5/3 कर दूं रेसिप्रोकल तो पावर क्या हो जाएगी, -x। अब देखो ये सभी के बेस सेम, इसके बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो आप लिख सकते हो 5/3, 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/3 रेज टू पावर x। तो आंसर 3, तो आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? तो x कितना आ गया, 3। एनी डाउट? यस, ये 3 क्वेश्चन सेम सेम है, इनमें से एक करवा दूंगी, बाकी आप करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे आ सकते हैं। अब देखो 5 की पावर x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 135 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। इज इट क्लियर? अब इक्वेट करिए, देखो यहाँ 3 की पावर कितनी है, 2x माइनस 3 है लेफ्ट साइड, और राइट साइड कितनी है, 3। बेस सेम तो पावर इक्वल, तो x इज इक्वल टू 3, उधर जाके प्लस हो गया, 3 + 3 6/2 कितना आ गया, 3। अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो 5 वाली पावर को इक्वेट कर लो, x माइनस 2 है इधर 5 की पावर, और इधर 5 की पावर कितनी है, 1। तो x इज इक्वल टू, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम। ओके, जब ऐसे दो डिफरेंट बेस दे रखे हैं और इज इक्वल टू दूसरा नंबर दे रखा है, तो आप वहां पे क्या करोगे, प्राइम फैक्टर बना दो, फिर इक्वेट कर दो। अब जैसे ये क्वेश्चन है 5th, इसमें 5 की पावर 1 है, तो आप इसको इसके साथ इक्वेट कर दो, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर बनाइए और सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मीनाक्षी मीनाक्षी साइकिल to her school and average speed is this and take 20 minutes to reach at home। उसकी स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है स्कूल से घर तक का। इफ शी वॉन्ट्स टू रीच हर स्कूल इन 12 मिनट्स, 20 की जगह 12 मिनट में पहुंचना चाह रही है, तो एवरेज स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम, लेकिन वो किलोमीटर पर आवर है। तो आप क्या करोगे, 12 मल्टीप्लाई 20/60 कर दो मिनट बनाने के लिए, क्योंकि वो 12 किलोमीटर पर आ रहा है, तो /60 ये आ गया इसका। ये आ गया इसका 4। इज इट क्लियर? तो ये तो आ गया इसका 4, ये क्या आ गया आपका 4, डिस्टेंस। ठीक है, अब अगर 4 डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो 12 मिनट, 4/12 मल्टीप्लाई 60 करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मिनट्स हैं, तो विच इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 person had food provision 24 days. If 20 left the place, the provision lasted. तो प्रोविजन कितना चलेगा, अब देखो 100 थे पर्सन, तो खाना कितने दिन चल रहा था, अगर पर्सन 100 है तो खाना कितने दिन चल रहा है, 24 डेज। अगर उसमें से 20 चले गए, इट मीन्स 80 रह गए, तो अब खाना कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर ज़्यादा पर्सन है तो खाना कम डेज चलेगा, अगर कम पर्सन है तो खाना ज़्यादा दिन, तो दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो 100 मल्टीप्लाई दिस डिवाइडेड बाय 80
इज इक्वल टू एक्स, तो आ जाएगा 30 इज द आंसर। ओके, तो 30 days इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय रिक्शा in 1 hour is 10 kilometer, then the distance traveled by same rickshaw with the same speed in 1 minute is। 1 hour में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 10 किलोमीटर। 1 hour मीन्स 60 मिनट में, 60 मिनट में वो 10 किलोमीटर कवर करता है। इज इट क्लियर? तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा? इट्स वेरी सिंपल, मीटर में है तो किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 1000 हो गया, मतलब आपका ये आ गया इंटू 10, 10 को 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 60। इज इट क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा? 500 अपॉन 3, 500 अपॉन 3 2 6। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 and z is odd integer, then 3 digit number x y z is, उसने बोला है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ठीक है, और z क्या है? odd integer। अगर z odd integer है तो sum of the digit is divisible by 3। sum of the digit, क्योंकि sum कितना है? 6 आया, और सम क्या है? डिविजिबल, सम 6 आया, तो इट मीन्स ये जो नंबर बनेगा वो क्या होगा? डिविजिबल बाय 3 होगा। बट इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बिकॉज यूनिट डिजिट इज ऑड, क्योंकि उसने क्या बोला है? z इज ऑड डिजिट। अगर z ऑड डिजिट है तो ये क्या है? z अगर ऑड नंबर है तो लास्ट वाला डिजिट क्या होगा? 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि देखो इसमें उसने दे रखा है मल्टीपल ऑफ 3 और इवन मल्टीपल। अब इसमें क्या है? इवन मल्टीपल होगा नहीं, बिकॉज लास्ट में क्या आ रहा है? ऑड नंबर, और 6 का मल्टीपल हो नहीं सकता, बिकॉज 6 का मल्टीपल इसलिए नहीं हो सकता, 3 और 2 दोनों से होना चाहिए। जब लास्ट डिजिट उसका z ओड है तो इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल तो नहीं है, तो इट मीन्स ओड मल्टीपल ऑफ 3 इज द करेक्ट आंसर। 9 तो बहुत बड़ा हो गया, फिर इवन है वो भी, तो इसलिए वो भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ दिस, अब आपको पता है जब भी ये क्वेश्चन होते हैं तो इसमें हम क्या कर देते हैं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ बन गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab इज इक्वल टू 36। तो x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 इधर माइनस और उधर जाके प्लस 38। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल ऑफ 7, यानी 7x प्लस 7x प्लस 7 प्लस 7x प्लस 14, यही हुए ना 3 मल्टीपल, इज इक्वल टू 357। इज इट क्लियर? अब यहां से आप सिंप्लीफाई करिए और मुझे आंसर बताइए इसका क्या आया। जी स्टूडेंट्स, तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल टू 16। अगर 16 आ गया, लेकिन उसने पूछा क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या है? 7x। तो 16 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 112 इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी कभी किसी चीज का मल्टीपल पूछा है कॉन्सेक्यूटिव, तो आप क्या करोगे? कॉन्सेक्यूटिव नंबर आपको पता क्या होते हैं? x प्लस 1 x प्लस 2, और जिसके मल्टीपल पूछा है वो मल्टीप्लाई कर दो उसके। तो 7 जो x है वो बन जाएगा 7x, जो x प्लस 1 था वो बन जाएगा 7x प्लस 1, जो x प्लस 2 था वो बन जाएगा 7x प्लस 14। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फील्ड, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर गिवन है फिगर में। तो उसने पूछा क्या? फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। इट्स वेरी इजी। एरिया ऑफ, पहले अपर ट्राइंगल निकालो, 2 ट्राइंगल बन रही हैं, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। सिमिलरली 1/2 बेस 24 ही है,
इंटू हाइट 8। अब दोनों को प्लस करना है तो 1/2 इंटू 24, ये कॉमन ले लो, 13 + 8 कर दो, प्लस करना था ना क्योंकि इनको, तो 2 12 तो 12 इंटू 21। इज इट क्लियर एवरीवन? तो आपने क्या कर देना है, 12 इंटू 21, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर जी, 252 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? ये प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट, the product of two rational number is this. If one number is this, then find the other. 7/9 इंटू एक्स, क्योंकि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो है -14/27, तो नंबर जो फाइंड करना है एक्स, वो क्या हो गया -14/27 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 ज़ा 9 3 ज़ा, तो कितना आ गया -2/3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। टू क्यूब्स ईच साइड बी आर ज्वाइंड, दो क्यूब है, दोनों को क्या किया, ज्वाइन कर दिया, तो क्या बन गया, वो क्यूबॉइड शेप बन गई, तो उसकी लेंथ जो होगी b + b क्या होगी 2b। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? सरफेस एरिया इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया, तो लेंथ होगी 2b, ब्रेड्थ होगी उसकी कितनी b, और हाइट कितनी हो गई b, तो टोटल सरफेस एरिया 2LB। LB मतलब L और B को मल्टीप्लाई 2b² प्लस BH b² प्लस HL 2b², तो कितना आ गया 2 + 2 4 5 5 2 10b²। सो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, if FEB represent the faces, edges and vertices of a polyhedron, then which of the following is Euler formula? You know that what is the Euler formula? F plus V faces plus vertices minus edges is equal to 2। ये तो आपने लर्न ही करना है। F plus V minus E is equal to 2, that is the Euler formula. Got it? What is the maximum number of yes, what is the maximum number of obtuse angles quadrilateral can have? Maximum number of obtuse angle, yes, maximum number of obtuse angles of a quadrilateral कितने हो सकते हैं? obtuse मतलब 90 से बड़े, तो 90 से बड़े कितने हो सकते हैं? क्योंकि आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं 4, उनका सम कितना होता है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 एंड एन obtuse एंगल इज मोर देन 90 and less than 180, since all the angles of a quadrilateral cannot be obtuse, because फिर तो सम 360 से अब चला जाएगा, तो therefore at most 3 angles can be obtuse। एक को acute ले लेंगे, बाकी 3 obtuse ले लो, तो उनका 360 बन सकता है, तो at most ज़्यादा से ज़्यादा 3। Got it? क्योंकि उसने मैक्सिमम पूछा है। Now next question, ABCD is a quadrilateral. AB is 5 centimeter, CD is 8 centimeter. The sum of angle A and D is 180 degree. What is the name of this quadrilateral? अब देखो ABCD, ABCD, अब CD आपको क्या दे दिया 8 सेंटीमीटर, और ये क्या दे दी 5 सेंटीमीटर, और उसने बोला है एंगल A और D क्या बना रहे 180, इट मीन्स को इंटीरियर एंगल, इट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल, बट लाइन्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल, तो इट मीन इट इज अ ट्रेपीजियम, क्योंकि ट्रेपीजियम में क्या होता है लाइन्स इक्वल नहीं होती, बट वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, वन पेयर ऑफ टू लाइन्स आर पैरेलल, सो इट इज अ ट्रेपीजियम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डायगोनल्स in a hexagon? What is the formula? We can find the diagonals. Yes, n into n minus 3/2. So, you know that how many sides in a hexagon? 6. So, 6 into 6 minus 3 divided by 2. 2 3s are 6 minus 3, 3 3 3s are 9. So, how many angles are there? 9. Got it? चलिए, next question. If the adjacent sides of a parallelogram are equal, so parallelogram are called
अगर एक पैरेललोग्राम की आपको पता है ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, क्लियर। लेकिन उसने बोल दिया अब एडजेसेंट साइड भी इक्वल है। एडजेसेंट साइड मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो इट मीन्स, लेकिन वो है पैरेललोग्राम है, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इट इज अ रोम्बस, क्योंकि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री तो हो नहीं सकते ना पैरेललोग्राम के। सो इट इज अ रोम्बस इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, इफ पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम then angle P minus R is equals to, yes, so angle P minus angle R is equals to, ये देखिए P Q R S, तो एंगल P माइनस R बोथ आर इक्वल बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर इक्वल है तो इक्वल में से इक्वल माइनस करेंगे तो आंसर इज 0 डिग्री। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, द एंगल between the two altitude of a parallelogram through the same vertex of an obtuse angle is parallelogram is 30 degree. The measurement of obtuse angle, ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना दी, क्लियर। अब उसने क्या बोला है, एल्टीट्यूड, दो मैंने एल्टीट्यूड बनाए लेकिन एक वर्टेक्स से बनाने हैं 2 एल्टीट्यूड। उसने बोला है द एंगल बिटवीन द 2 एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम सेम वर्टेक्स, तो एक एल्टीट्यूड इधर को बना देती हूँ, एक यहाँ से आया है ना, तो एक ये हो गया एल्टीट्यूड और एक ये। अब उसने बोला है कि इन एल्टीट्यूड्स के बीच में जो एंगल बना ये बताइए, ये कितना है 30 डिग्री दे रखा है 30 डिग्री। इज इट क्लियर? उसने पूछा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल इज, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा पैरेललोग्राम का, तो ये क्या होगी x ले लो, इसको भी ऑपोजिट एंगल है तो ये भी क्या हो गया एंगल x हो गया। इज इट क्लियर? अब आप क्या कर सकते हो, आपको पता है ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है, यस ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो इट मीन्स जो ये वाला एंगल है आपका, इसको नाम दे देते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी नहीं तो, ए बी सी डी, इसको ना ई और एफ, ये पॉइंट्स हो गए है ना। अब आपका जो एंगल है ई सी डी, ये एंगल क्या होगा आपका 90 माइनस एक्स होगा ना, क्योंकि ये तो अकेला ही 90 है, तो ये दोनों बचे 90, तो 90 माइनस एक्स। सिमिलरली एफ सी बी, ये भी एंगल क्या होगा आपका 90 माइनस एक्स। इज इट क्लियर? डन। फिर अब आपको निकालना है एंगल एक्स, तो आप क्या करोगे, एंगल एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे आप ले लोगे ट्राइंगल, आप लो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, एडीसी और डीसीबी जो है एडजेसेंट एंगल, एडीसी ये वाला एक्स, एडीसी एंड डीसीबी, डीसीबी, ये इनका सम क्या होगा सारों का 180 डिग्री, बिकॉज पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो क्या आ गया x प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 30 प्लस 90 माइनस एक्स, क्योंकि सारे एंगल पता है आपको, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 90 क्या हो गया 180, 180 से 180 कट, एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो 30 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, एक्स कितना आ गया 30। लेकिन उसने पूछा क्या ऑब्ट्यूज एंगल, अगर ये 30 है तो ये एंगल क्या होगा फिर 150 ना, बिकॉज को इंटीरियर एंगल से, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 30 तो एक्यूट निकला, लेकिन उसने पूछा ऑब्ट्यूज एंगल, सो ऑब्ट्यूज एंगल इज 150 डिग्री। इज इट क्लियर एवरीवन? सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, द एंगल बिटवीन द 2 एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम, सेम, ये तो सेम ही है, 150 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ BEST इज अ रोम्बस देन वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है y माइनस एक्स। तो आपको पता है ये जो एंगल होते हैं रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है, तो ये क्या करेंगे राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो,
अगर ये 40 है तो पहले ये भी 40 हो जाएगा। क्लियर। अब x प्लस 40, अब ट्राइंगल, हाँ जी, अब क्या करोगे आप, एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से x निकल जाएगा, x कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो उसने पूछा क्या y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स क्या हो गया 40। 40 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 to 29। ये आपको दे रखा है, सर्वे कर रखा है फैक्ट्री में। अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी पर्सन 40 ईयर मोर। ये देखिए 40 ईयर मोर, ये 39 तक है, ये 40 ईयर से बड़े हैं। कितने, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे ऐड, तो तीनों को ऐड करिए और आंसर निकाल दीजिए कितना आ जाएगा। 86 प्लस 46 प्लस दिस कितना आ गया 135। इज इट क्लियर, क्योंकि 40 और 40 से ज्यादा है। अंडर 40, अंडर 40 मतलब ये दोनों आएंगे 65। अंडर 60 बट ओवर 39, अंडर 60, 60 से कम मतलब ये, और 39 से ज्यादा है ये दोनों 132। इज इट क्लियर, तो ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्वे 364 चिल्ड्रन एज 19 to 36 month, it was found 91 liked eat potato chips. If the child selected at random, what is the probability not like eat potato chips? तो देखो टोटल थे 364, ठीक है, जिसमें से उसने बोला 91 जो है वो क्या करते हैं पोटैटो चिप्स लाइक करते हैं। तो लाइक कितने नहीं, 16 आएगा सॉरी, तो लाइक कितने नहीं करेंगे इसमें से 7 और 273 स्टूडेंट्स हैं जो लाइक नहीं करेंगे पोटैटो चिप्स। तो उसने ये पूछा डोंट लाइक पोटैटो चिप्स, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 273 डिवाइडेड बाय 364। गॉट इट, तो इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.75। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, फिर ये मेरी स्क्रीन हैंग हो गई, वेट जी। नेक्स्ट है 80 बल्ब इज सिलेक्टेड एट रैंडम। 80 बल्ब्स हैं आपके सिलेक्टेड एट रैंडम। Their lifetime is recorded in the form of frequency table. Lifetime in hour 300, frequency 10, मतलब जो 300 आवर्स चलते हैं वो कितने हैं 10, ऐसे 500 आवर्स चलते हैं वो कितने हैं 12, वैसे दे रखी है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो उसने पूछा क्या है द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब सेलेक्टेड एट रैंडम लॉट ऑफ लाइफ लेस देन 900, लेस देन 900, जिनकी 900 से लेस है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे 900 से लेस, तो आप 900 से लेस मतलब ये इनको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 45। तो ये आ गया आपका, क्योंकि इनको इसको और इसको ऐड करोगे तो ये आ गया आपका 45 अपॉन टोटल कितने 80, 45 अपॉन 80 यानी 9/16 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 coins are tossed 1000 times and outcomes are recorded below this। तो उसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट वन हेड। तो आपको क्या करना है एट मोस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। एट मोस्ट वन का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड, एक से ज्यादा नहीं, एक से कम हो या ना हो चलेगा। तो आप इनको क्या करोगे ऐड, तो ये कितना आ गया 800, तो आपको आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाय सॉरी 800 डिवाइडेड बाय 1000। इज इट क्लियर, तो ये कितना आ जाएगा 4/5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन the mid value of class is 10 and the width of class is 6, the lower limit is। yes, mid value दे रखी है आपको 10
और विड्थ दे रखी, मिड वैल्यू कितनी है 10 और विड्थ कितनी है 6। तो लोअर लिमिट फाइंड करने का बेटा इसका फॉर्मूला होता है, लोअर लिमिट इज इक्वल टू जितनी मिड वैल्यू दे रखी है माइनस करते हैं विड्थ अपॉन 2, यानी मिड वैल्यू कितनी है 10 माइनस विड्थ कितनी है 6 अपॉन 2, 2 3 जा तो कितना आ गया 7। तो 7 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? तो आपका आंसर आ गया 7। एनी डाउट? या आप ऐसे भी तो कर सकते हो, अगर अपर लिमिट निकालनी हो तो अपर लिमिट का क्या फॉर्मूला होगा, जितनी मिड वैल्यू दे रखी है प्लस विड्थ अपॉन 2। ओके, तो ये अपर लिमिट निकल जाएगी, तो इसको माइंड में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, द विड्थ ऑफ ईच 5 कॉन्टिन्यूअस क्लासेस फ्रीक्वेंसी इज 5। उनकी फ्रीक्वेंसी 5 कॉन्टिन्यूअस क्लासेस है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, द लोअर लिमिट इज द लोएस्ट क्लास इज 10। मतलब लोअर लिमिट आपको 10 दे रखी है, तो 10 से शुरू हो जाए, 10 to 15, ऐसे ही 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, यही हुई ना 5 क्लासेस। तो उसने पूछा क्या, फाइंड द अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास, तो अपर लिमिट कितनी आ जाएगी हाईएस्ट क्लास की 35। ये मैंने 5 क्यों बनाई, क्योंकि उसने स्पेशली मेंशन कर रखा है 5 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इज इट क्लियर एवरीवन? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्लास मार्क्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क्स ऑफ फ्रीक्वेंसी distribution are given below 15, 20, 25, the corresponding to class mark 20। उसने बोला है क्लास मार्क्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन, क्लास मार्क्स दे रखे आपको इतने, द क्लास कोरस्पॉन्डिंग टू क्लास मार्क्स 20। अब देखो आपको क्या बोला है कि जैसे जिसका क्लास मार्क्स कितना है 20 और ये क्या है डिस्ट्रीब्यूशन 15, 15 to 20, तो अब आप क्या करोगे इसको, अब आप इसको कैसे सिंप्लीफाई, आपको पता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास कोरस्पॉन्डिंग टू मार्क्स 20। अब जैसे देखो ये कहता है ऐसे है क्लास मार्क्स चले, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है ये 5 का डिफरेंस है ना। तो अगर 15 है या 20 है, 20 के पीछे वाली कोरस्पॉन्डिंग उसकी लिमिट क्या होगी 15 होगी या नहीं, तो आप क्या करोगे 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 17.5 है ना। तो सेम एज 5 का गैप है ना। अब आपने ये देखना है जिसका क्लास मार्क्स 20 है वो इसमें से किसकी है 20, जिनको ऐड करके क्लास मार्क्स 20 आ रहा है। वैसे आप जिसको भी ऐड करोगे तो उनका सम क्या आ रहा है 20, क्लास मार्क्स तो 20 आ रहा है, लेकिन उसने क्या बोला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो 20 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है। तो देखो ये तो आ गई आपकी 17.5 लोअर लिमिट, सेम एज अपर लिमिट अगर आपने निकालनी है तो क्या करोगे क्लास मार्क्स कितना है 20 और उससे आगे वाली टर्म क्या होगी 25, तो 20 प्लस 25, जैसे ये देख लो ना ये है क्लास मार्क्स, तो इसको पहले हमने प्लस किया डिवाइडेड बाय 2 तो लोअर लिमिट निकल गई, इन दोनों को प्लस करोगे डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो अपर लिमिट निकल जाएगी। जब भी आपको ऐसे मतलब जो क्लास मार्क्स है डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे दे रखे निकालना आपने 20 के, तो इसलिए 20 कॉमन रिलेशन लिया, तो इसको करके आपको आ जाएगा 17.5 to 22.5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल with classes of equal size 63 to 72 as one of the class is constructed from the following data। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो उसने क्या पूछा है ये आपको क्लास इंटरवल मतलब 63 to 72, 72 भी इसमें इंक्लूड है, 63 तो होता ही होता है ना हमारा, अपर लिमिट भी उसने बोला इंक्लूड है,
तो हाउ मेनी क्लासेस कैन वी हैव, तो आपकी कितनी क्लासेस बनेंगी, क्लास इंटरवल कितने बनेंगे। तो आपकी मिनिमम देखो यहाँ पे कितनी है 14 और मैक्सिमम कितनी है 112। तो कितने बनेंगे आपके 13 से शुरू हो जा, 13 to 22, ऐसे ही 23 से फिर चलेंगे आप 32 तक, कैसे बनाने हैं क्लास इंटरवल। फिर 33 से चलेंगे, 33 से कितना 42, ऐसे ही 52 आ जाएगा, 62 आ जाएगा, 72, 82, 92, 102 और 112 तक, क्योंकि 112 इंक्लूड है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने क्लास इंटरवल बनेंगे 10। 10 is the correct answer. Now next question. To draw a histogram represent to the following frequency. Now the adjusted frequency. तो आपको पता है जब भी आप हिस्टोग्राम बनाते हो तो उसमें गैप क्या है, इक्वल साइज होना चाहिए। यहाँ देखो 5 का गैप है, यहाँ 5 का है, यहाँ 10 का हो गया, यहाँ 20 का हो गया, यहाँ 30 का हो गया। जब गैप इक्वल नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं, एडजस्टेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो उसने यहाँ पे बोला है कि कितनी आएगी, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, मिनिमम क्लास साइज आपका है 5 और जिस इंटरवल का आपने निकालना है उसका क्लास साइज कितना है 20। मिनिमम क्लास साइज, क्योंकि इसका मिनिमम क्लास साइज 5 का गैप है ना, और यहाँ पे कितने का गैप है 20 का, तो मिनिमम क्लास साइज अपॉन मैक्सिमम क्लास साइज मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला होता है जी इसका। तो 5 4 ज़ा 4 2 ज़ा, तो 2 इज द एडजस्टेंट फ्रीक्वेंसी। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इसकी 2 आएगी। ओके स्टूडेंट्स, मतलब मिनिमम क्लास साइज अपॉन मैक्सिमम क्लास साइज मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, फिर उसको सॉल्व करके जो आता है दैट इज एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर एवरीवन? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 5 numbers is 30 if one number is exclude the mean become 28। तो पहले देखिए 5 नंबर है यानी 30 इंटू 5, उनका सम आ गया 150। क्लियर? अब उसने बोला एक नया नंबर इसमें इंक्लूड कर लिया, ठीक, तो मीन कितना हो गया 28। तो 28 मल्टीप्लाई 6 कर दो, इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूड किया। क्या किया? एक्सक्लूड, एक नंबर क्या कर दिया उसमें, कम कर दिया। तो अब क्या आ गया, इंटू 4 कर देंगे, तो कितना आ गया 112। तो इनको आपस में माइनस कर दीजिए 38, तो जो एक्सक्लूड किया वो कितना है उसका नंबर 38, एक्सक्लूडेड नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 9 देन लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज। मीन आपको पता है मीन क्या होता है, इन सबको ऐड करोगे, सबको ऐड अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, तो ऐड किया आपने, आपका आ गया 5x प्लस 25 अपॉन 5, यही होता है मीन। ये आपको दे रखा है 9, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल दोगे जो आ जाएगी 4। तो उसने बोला लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन की मीन निकालिए, तो लास्ट यहाँ पे आप 4 पुट करोगे तो क्या आ गया 14, नेक्स्ट उससे पहले वाले में 11, उससे पहले 9, तो ये आगे इनका मीन, इनको ऐड कर दीजिए 34 डिवाइडेड बाय 3, 11 एंड 1/3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका मीन निकालना था ना लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का, तो आपने निकाल दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा इज इंक्रीज बाय 5 देयर मीन। अगर डाटा में 5 इंक्रीज करते हैं तो न्यू मीन भी जो होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, कितना 5, याद रखना। अगर डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज हो जाता है उतना ही नंबर, और अगर इंक्रीज करते हैं तो उतना इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50 if one of the observation replaced 50 is replaced by 150 then resulting mean is। तो देखो मीन 100 ऑब्जर्वेशन का है तो सम निकाल लो, 5000 आ गया, ठीक है। अब उसने बोला कि अगर 5000 में से 50 को माइनस कर दें और 150 को ऐड कर दें तो कितना आ गया 15100। अब न्यू मीन क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, 51 इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर इज 51। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ द डाटा। आपको पता है मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल, फर्स्ट इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी 22 34 45 54
54, 39 भी आना था यहाँ पे, यहाँ आएगा एक 39 और यहाँ आएगा 34। ठीक है जी, क्लियर? ये स्टूडेंट्स, सो 54 आपका 2 टाइम्स था तो हमने लिख दिया 54 2 टाइम्स। आफ्टर दैट 54 के बाद क्या आएगा? 56, 56 के बाद आ रहा है 68। आफ्टर दैट 68 के बाद 78, 78 के बाद आ रहा है 84। टोटल काउंट कर लेते कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितने, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे कर देते मीडियन शॉर्टकट वे, 10 है ना तो इवन नंबर है, ये फर्स्ट से लास्ट कट, सेकंड से सेकंड लास्ट कट, थर्ड से थर्ड लास्ट, फोर्थ से फोर्थ लास्ट। ये जो 2 बच गई, अगर एक बचती तो वही मीडियन होता, लेकिन यहाँ 2 बचेंगे तो दोनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, दैट इज द मीडियन। अगर सिंगल एक टर्म बचती तो वही मीडियन था, तो ये आ गया 108 डिवाइडेड बाय 2, सो 54 इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, मोड ऑफ द डाटा। मोड क्या होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है 14, देखो 1 2 3 4 14, ये देखो ये भी आ रहा है 14, और कितनी बार आ गया 14? 14 आ गया 1 2 3 4 टाइम्स, लेकिन 15 भी मुझे ज़्यादा बार लग रहा है। ये देखो 15, 1 2 3 4 5, तो 14 अभी 4 टाइम्स आया, लेकिन 15 जो है 5 टाइम्स आ गया। तो व्हाट इज द मोड? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। 15 इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट? तो आपने देखना जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो वो आपका क्या होगा, आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the point of a form a comma minus a where a lies on। अब ये पॉइंट किसी भी इक्वेशन में पुट करके देखो सेटिस्फाइड होते हैं। ये मुझे लगता है फर्स्ट में ही हो गए। देखो y की जगह माइनस है और x की जगह पॉजिटिव है, पुट करके देखो जीरो आ गया कि नहीं? जब जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया इट मीन्स इसी में सेटिस्फाइड हो गए। आपको ये पॉइंट्स पुट करके देखने होते हैं सारी लाइन्स में, जिस लाइन में ये सेटिस्फाइड हो गए दैट इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन विच अ लाइन मीट्स एक्स एक्सिस। अब आपको पता है जब लाइन कोई एक्स एक्सिस पे मीट करती है तो y इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे करिए 2x, y की जगह जीरो डाल दो, इज इक्वल टू 6। तो 2x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो क्या आ गया आंसर, 3,0 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if a linear equation has this solution it is in a form of। इसमें भी वही वैल्यूज पुट करके देखेंगे। देखो यहाँ -2 पुट किया और यहाँ +2 आ गया ना, 0 इज इक्वल टू 0, सेम एज दूसरा 0 और 0 पुट करके देखो, 0 + 0 क्या होता है, 0 ही होता है, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। थर्ड, x को +2 y को -2, ये भी क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। मतलब तीनों पॉइंट इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तीनों को पुट कर करके देखा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट आ रही है, इट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। ये वही होते हैं कि आपको सोल्यूशन में पुट कर करके देखने पड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस क्वेश्चन इज यूजिंग रैशनलाइजेशन। आपको पता है ए आपको दे रखा है, बी किसके इक्वल है, 1/a के। तो 1/a इट मीन्स 1/5 + 2√6। जब आप इसको इससे रैशनलाइज करोगे 5 - 2√6 से, और यहाँ भी 5 - 2√6 से, तो कितना आ जाएगा, 5 - 2√6। ये आपका रैशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट से ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2√6 का स्क्वायर हो गया 24, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया आपका b की वैल्यू। अब उसने पूछा क्या है, फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या लिख सकती हूँ मैं, a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। क्लियर? तो a कितना है आपका 5 + 2√6, b कितना है 5 - 2√6, 6 का होल स्क्वायर -2ab। a और b को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, बिकॉज ये देखो
ए बी, ए एज इट इज, बी की वैल्यू कितनी है 1/a, तो इसको इससे कट जाएगा तो 1 ही आएगा ना ए बी। तो मैंने यहाँ से या यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, ए बी इज इक्वल टू 1, तो 2ab की जगह मैंने डायरेक्ट 1 पुट कर दिया। तो ये और ये कट जाएंगे, 5 + 5 के हो गया 10, 10 का स्क्वायर -2, 100 - 2 कितना हो गया 98 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे इजी वे से करना है उसको, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। तो आपको पता है ये क्या होता है 2 का क्यूब, तो ये 2 का क्यूब 2 रह जाएगा, 3 का क्यूब, क्यूब से 1/3 कट जाएगा, 3 रह गया, होल पावर 3 × 5। अब ये क्या आ गया 3 + 2 5, 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 1, तो 5 की पावर क्या हो गया 4, होल पावर 1/4, 4 से 4 कट, सो आंसर इज 5। तो ऐसे स्पीड से करने हैं आपने क्वेश्चंस, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है P/Q फॉर्म में लिखना है आपने इसको। तो ये आप पहले इसको x इज इक्वल्स टू 12.3 बनाना चाहते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बार वाले एक साइड, बिना बार वाले एक साइड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट कितने डिजिट आगे जाएगा 2 डिजिट, तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 100x इज इक्वल टू 12.3 के ऊपर बार। अब बार एक डिजिट पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 123.3 के ऊपर बार। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ गया 900, x इज इक्वल्स टू, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1 ठीक है जी 1 और x इज इक्वल्स टू 111 डिवाइडेड बाय 900। ओके, तो ये आ गई आपकी P/Q फॉर्म। इज इट क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू x। अब इसमें से कौन सी टर्म है जो x के इक्वल है, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो बताइए कौन सी टर्म है इसमें। अब आप इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये आ जाएगा x की पावर 3, रूट को हटाओगे 1/2, 2/3। अब देखो 2 से 2 कट, 3 से 3 कट, तो x यही आ गया इसको सॉल्व करके। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको तीनों को सॉल्व करके देखना ही पड़ना था, फिर देखना था जो करेक्ट होता वो आपका आंसर होता। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। जो जो बेटा मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उसको अच्छे से देखना है हर टाइप, ये नहीं कि ओनली दिस मॉक टेस्ट। मैंने आपको 5 मॉक टेस्ट करवाए हैं, तो 5 के 5 मॉक टेस्ट आप देखेंगे और मुझे बताएंगे कि आपने कितना उससे गेन किया। इज इट क्लियर एवरीवन? जितने भी 5 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, तो आज आपके लिए है कि आप हर मॉक टेस्ट को अच्छे से रिवाइज करना, बाकी अपने जितने भी हमने पूरी रिवीजन की है उन सभी रिवीजन को देखना। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैथ्स मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेटमेंट मोल्ड हो जाएगी, बट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, अच्छा करना है, अपना 100% देना है। ओके स्टूडेंट्स, सो बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। आप मेरी वीडियो को बस एक लाइक एंड कमेंट करिए प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।